यह रहा क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्वीकृति केवल मौखिक हो सकती है, स्वीकृति केवल दस्तावेजी हो सकती है और स्वीकृति केवल मौखिक या दस्तावेजी हो सकती है। इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 17 है स्वीकृति के बारे में प्रावधान करती है और धारा 17 ये कहती है कि जो स्वीकृति होती है वो लिखित या मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, जो कि विवादक या सुसंगत तथ्यों के संबंध में एक अनुमान अंकित करती है। तो उस वो जो कथन है या वो जो तथ्य के संबंध में जो कथन या दस्तावेज है वो स्वीकृति कहलाते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड। और इस संबंध से संबंधित जो धारा है वो है 17। यह क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सह अपराधी की संस्कृति ग्राह्य है? धारा 28, धारा 29, धारा 30 और धारा 31। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 30 है वो सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति को एक ही अपराध में विचारित और एक ही अपराध में सम्मिलित एक व्यक्ति द्वारा साबित स्वीकृति को अन्य सह अभियुक्त के विरुद्ध काम में या विचार में लिया जा सकता है। इस संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 30 में है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धारा 30। यह क्वेश्चन नंबर 53 कि क्या एक घायल व्यक्ति स्वयं थाने गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में लिखाई और तदुपरांत क्या की मृत्यु उन्हीं सूचना रिपोर्ट में अंकित चोटों के कारण हो गई। इन तथ्यों और परिस्थितियों में कौन सी मृत्युकालीन घोषणा है? पहला, प्रथम सूचना रिपोर्ट की संपुष्टि किसी अन्य साक्ष्य होने पर ही यह रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य है। और प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं कभी भी मृत्युकालीन घोषणा नहीं हो सकती। और तीसरा ऑप्शन है प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं ही मृत्युकालीन घोषणा है। और चौथा, केवल न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) मृत्युकालीन कथन के संबंध में प्रावधान करती है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु की आशंका हो या न हो, मृत्यु से कुछ पूर्व अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में या मृत्यु के उस अपराध के संबंध में या मृत्यु होने से यानी उस अपराध के संबंध में जो परिस्थितियां विद्यमान है उस संबंध में जो भी कथन करता है वो सारे कथन मृत्युकालीन कथन कहे जाते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि उसने थाने गया, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर में उसने अपनी मृत्यु के कारणों का या मृत्यु की परिस्थितियों का हवाला दिया कि भाई मेरी मृत्यु इन चोटों में अंकित कारण यानी उन चोटों की वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो चूंकि चोटें क्या है, मृत्युकालीन कथन में किया गया कथन है, अतः चोटों के अंतर्गत चोटें जो है मृत्युकालीन कथन या मृत्यु के संबंध में या अपराध के संबंध में परिस्थितियों को बताती है या मृत्यु के कारणों को बताती है। और चूंकि वो प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है, अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट ही मृत्युकालीन कथन हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। और इस संबंध में जो धारा है वो 32 होगी। यह रहा क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस मामले में विशेषज्ञों की राय सुसंगत नहीं है? विदेशी विधि का कोई बिंदु, विज्ञान व कला का प्रश्न, हस्तलेख व अंगुली चिन्ह और भारतीय विधि का बिंदु। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 विशेषज्ञों की राय के संबंध में प्रावधान करती है। तो यानी कि कुशल व्यक्ति की राय जो कि विशेषज्ञ कहलाते हैं, उनकी राय जो होती है धारा 45 के अंतर्गत सुसंगत होती है। अब जो विशेषज्ञ व्यक्ति है वह किस संबंध में अपनी राय दे सकते हैं? विधि के संबंध, विदेशी विधि के संबंध में। बिल्कुल सही। विज्ञान और कला के संबंध में भी विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है। हस्तलेख और उंगली चिन्हों के रूप में भी विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है। परंतु भारतीय बिंदु के विधि के संबंध में विशेषज्ञ
की राय नहीं ली जा सकती है। तो किन मामलों में विशेषज्ञ की राय सुसंगत नहीं है? तो धारा जो आंसर नंबर 4 है वो हो जाएगा भारतीय विधि के संबंध में, और इससे संबंधित जो धारा है वो है धारा 45। चूंकि भारतीय विधि के संबंध में जो विशेषज्ञ हमारे स्वयं क्या होता है, माननीय न्यायाधीश होते हैं, इसलिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। यह रहा क्वेश्चन नंबर 55। कब एक अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति विसंगत हो जाएगी? पुलिस ऑफिसर से की गई हो, गुप्त रखने के वचन के अधीन की गई हो, और उस समय की गई हो जब अभियुक्त नशे में हो, और अभियुक्त से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप प्राप्त की गई। तो जैसा कि ये जो प्रश्न है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से संबंधित है। इसके अंतर्गत अगर कोई संस्कृति जो गुप्त रखने के वचन के अधीन अगर की गई है तो क्या हो जाएगी? सुसंगत हो जाएगी। अगर उस समय की गई जब अभियुक्त नशे में है तो भी उसके द्वारा की गई जो संस्कृति है सुसंगत होगी, मतलब ग्राह्य होगी। और प्रवंचना के परिणाम स्वरूप प्राप्त की गई है तो भी वो जो संस्कृति है वो ग्राह्य होगी। तो केवल यानी कि इन तीनों परिस्थितियों में की गई संस्कृति ग्राह्य होगी, विसंगत नहीं होगी। केवल मात्र पुलिस से की गई संस्कृति ग्राह्य नहीं होती, ऐसा हमारा धारा सेक्शन नंबर 25 कहता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सभी धारा 29 से संबंधित है, और ये जो है वो धारा 25 से संबंधित। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अन्यथा जो संस्कृति है कब विसंगत हो जाती है? तो पहला ऑप्शन है पुलिस ऑफिसर से की गई संस्कृति, जो संस्कृति होते हुए भी ग्राह्य नहीं होती है, परंतु इनके अधीन की गई संस्कृति क्या होती है? इनके कारण मतलब कि अग्राह्य नहीं होगी, ग्राह्य होती है। अगला प्रश्न,